हेल्थ को कैसे हम प्रमोट करें, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बनाएं। इसके साथ साथ डिजीज प्रिवेंशन का मतलब यह है कि किसी भी टाइप की, खास करके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को यहां पर ज्यादा, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कितना है तो देखो, अबाउट 50 to 70% इस समय हमारी पॉपुलेशन टोटल सीरियल का इंटेक कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस अलग एजेस के चाइल्ड्स में देखेंगे कि कितना परसेंट उसमें चाइल्ड ऐसे हैं जो कि सफर कर रहे हैं एनीमिया से। तो अगर 1 to 4 ईयर एज ग्रुप के अगर 30.6% बच्चे ऐसे हैं जो कि एनीमिया से सफर कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर 5 to 9 एज के ग्रुप के लोगों को देखोगे तो 23 की प्रॉपर एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहे थे, प्रॉपर एनर्जी उनके अंदर नहीं मिल रही थी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड से, जिसकी वजह से ये लोग मेल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन से सफर कर रहे थे। क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी का जो कि 23% था, तो अब वो 18.7 पे आ गया है, ये अच्छी बात है। इसके अलावा जो यहां पर ओवरवेट का डेटा हुआ करता था, बीमारी यहां पर महिलाओं में बढ़ी है और पुरुषों में भी बढ़ी है, जो कि एक कंसर्न का विषय है। ठीक है, आगे देखो डायबिटीज की अगर हम बात करें टाइप 2 की स्पेशली, तो वो भी यहां पर आगे देखिए, यहां पर हम बात करते हैं गाइडलाइंस के बारे में। गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो इसको 1 by 1 हम यहां पर कवर करने वाले हैं। पहले गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया गया है बैलेंस डाइट लेना है, किसी भी चीज को कम अमाउंट में नहीं लेना है, प्रॉपर उसका जो क्वांटिटी होना चाहिए उसी में आप उसको कंज्यूम करो। इसमें भी स्पेशली यहां पर फोकस किया गया है एनिमल ऑरिजिन वाले के आसपास यहां पर फोलिक एसिड देखने को मिलता है। तो इसके सप्लीमेंट्स को कब से लेना चाहिए ये भी बताया गया है। 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से इसको लेना चाहिए, मतलब जो फर्स्ट यहां पर जो 6 मंथ होता है लैक्टेशन का, मतलब लैक्टेशन का जब तक पीरियड चलता है 6 मंथ का, शुरुआत का जो 6 महीना होता है, तब तक इनको ऐसे सप्लीमेंट्स को लेना। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूसली आपको ब्रेस्ट फीड कराना है अपने बच्चे को। कब तक के लिए? अबाउट 6 मंथ्स के लिए ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जाती है। तो कौन कौन सी डिजीज हैं? तो इसमें बहुत सारे काइंड ऑफ डिजीज हैं, जैसे कि आगे चल के ओबेस्ड हो जाना, ठीक है, डायबिटीज जैसी कंडीशन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोया एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि NIN ICMR के द्वारा अभी नई डाइटरी गाइडलाइंस को रिलीज किया गया है। ICMR की अगर हम बात करें तो ये है आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और NIN जो है उसका एक इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ सर्वेस करता है। इसके साथ साथ हमारे देश में जो न्यूट्रिशनल स्टेटस वगैरह होते हैं उसको यहाँ पर बनाने का काम करता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो नई डाइटरी गाइडलाइन रिलीज हुई है उसके बारे में, तो इसमें बहुत सारी तब्दीलियां करी गई हैं, बहुत सारे चेंजेस आए हैं। खास करके अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपके फूड ग्रुप्स हैं एज वेल एज जो आपका फूड पिरामिड है, जिससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस आपके एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए हैं, FSSAI से रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो उसमें एक मेजर चेंज देखने को मिलता है। ये जो मेजर चेंजेस हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस फ्यूचर में आपसे एग्जाम में जरूर पूछ सकता है, इसलिए आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन कौन सी गाइडलाइंस रिलीज करी गई हैं और कौन कौन से मेजर चेंजेस हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार ये बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक समाज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। 1 by 1 अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर जिस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे वो है की हाईलाइट्स। की हाईलाइट्स जो है आपकी न्यू डाइटरी गाइडलाइंस की, उसके बारे में हम देखेंगे। आगे देखो, हम यहाँ पर बात करेंगे करंट डाइट न्यूट्रिशनल सिनेरियो क्या चल रहा है इंडिया में, कैसे हम लोग एक न्यूट्रिशनल जो हम कंजम्पशन करते हैं उसका क्या एक पैटर्न है। इसके अलावा देखो, हम आगे बात करने वाले हैं समरी ऑफ गाइडलाइंस की, मतलब ये जो टोटल 17 गाइडलाइंस रिलीज हुई हैं उसको हम 1 by 1 करके पढ़ेंगे और उसमें जो भी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी उसको आपसे डिस्कस किया जाएगा। आगे देखो, हम बात करेंगे यहाँ पर ओल्ड एंड न्यू फूड ग्रुप्स के बारे में। अब जो पुराना फूड ग्रुप था उसको यहाँ पर चेंज किया गया है, तो पुराने में और नए में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उसको हम लोग यहाँ पर क्लैरिफाई करेंगे। आगे देखो, हम बात करने वाले हैं ओल्ड एंड न्यू फूड गाइड पिरामिड के बारे में, यानी जो पहले हम पिरामिड को फॉलो किया करते थे, जो कि इटसेल्फ NIN ने खुद ने रिलीज किया था, अभी उसमें क्या चेंजेस आ गए हैं, इन सारी बातों को हम कवर करेंगे। तो आइए 1 by 1 हम अपने सारे टॉपिक्स को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं की हाईलाइट्स ऑफ न्यू डाइटरी गाइडलाइंस की हाईलाइट्स की अगर हम बात करें तो देखो, यहां पर जो हर एक न्यूज चैनल में आपको देखने को मिलेगा, ये मेजर हाईलाइट है कि 56% जो इंडिया में टोटल डिजीजेज हैं उनमें से जो 56% डिजीजेज हैं वो यहां पर हो रही हैं ड्यू टू अनहेल्दी डाइट। मतलब अगर इंडिया में टोटल 10 पीपल ऐसे हैं जो कि अनहेल्दी हैं, जिनको कोई ना कोई टाइप की डिजीज हुई है, जो कि सफर कर रहे हैं किसी ना किसी टाइप की डिजीज से, तो उसमें से 5 to 6 पीपल ऐसे हैं जो कि अपनी डाइट की वजह से डिजीज्ड हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा यहां पर फाइंडिंग मिला है, और ये जो फाइंडिंग है इसको बताने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इटसेल्फ ICMR NIN खुद है। आगे देखो, यहां पर 17 टोटल नई डाइटरी गाइडलाइन को रिलीज किया गया है।
इस डाइटरी गाइडलाइन में क्या क्या चीजें हैं, इसको क्यों लाया गया, इसके पीछे की अगर हम बात करें तो देखो यहां पर इंफेसाइज किया गया है मेनली हेल्थ प्रमोशन एंड डिजीज प्रिवेंशन पर। देखो हेल्थ प्रमोशन का मतलब होता है कि जो इंडियंस हैं उनके हेल्थ को कैसे हम प्रमोट करें, उनको कैसे ज्यादा से ज्यादा हेल्दी बनाएं। इसके साथ साथ डिजीज प्रिवेंशन का मतलब यह है कि किसी भी टाइप की खास करके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को यहां पर ज्यादा फोकस किया गया है, इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी पॉपुलेशन से। अब देखो यहां पर आगे बात किया जा रहा है कि अलग अलग एज ग्रुप को भी हम यहां पर डिवाइड किया गया है, अलग अलग एज ग्रुप में किस टाइप के न्यूट्रिशन को फॉलो करना है वो सारी बातें बताई गई हैं। और स्पेशली यहां पर जो वल्नरेबल सेगमेंट है, वल्नरेबल सेगमेंट मतलब जिस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इस समय, उनको यहां पर ज्यादा हाईलाइट किया गया है। अब ये जो वल्नरेबल सेगमेंट है ये कौन कौन से सेगमेंट है इसकी बात करें अगर हम, तो जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स यानी जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं, उनमें क्या डिजीजेस होती हैं, ठीक है, ऐसा किसी को कुछ पता ही नहीं रहता है, अपने मन से जो भी यहां पर डाइट्स होती है उनको देते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस से वो बचपन से ही सफर करने लगता है। और आगे आने वाले अपने जो टाइम पीरियड होता है उसका, जो आगे आने वाली उसकी एडोलेसेंस चाइल्डहुड एज होती है, उसमें वो ऑलरेडी डिजीज्ड प्रोसीड करता है, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर चिल्ड्रंस की बात हो रही है, एडोलेसेंट्स की बात हो रही है, और प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन की बात हो रही है, एज वेल एज जो एल्डरली पीपल होते हैं, मतलब जो बुजुर्ग लोग होते हैं, उनको भी यहां पर रखा गया है वल्नरेबल सेगमेंट में। तो ये ऐसी पॉपुलेशन होती है जिस पर हमारे समाज में बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, खास करके उनकी डाइट पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, इसलिए इसको यहां पर हाईलाइट किया गया है। एनआईएन ने इन सारे जो भी आपने यहां पर सेगमेंट्स देखे, उनमें से इन सब सेगमेंट्स पर ज्यादा हाईलाइट किया है, इनके न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा यहां पर बातें हुई हैं। आगे देखो बात हो रही है कि जो आपका फूड ग्रुप है वो टोटली अपडेट किया गया है। यहां पर जो पहले 5 फूड ग्रुप हुआ करते थे उनको 10 फूड ग्रुप कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो आपका डाइटरी पिरामिड हुआ करता था उसको भी चेंज कर दिया गया है। डाइटरी पिरामिड में पहले जहां पर बेस में ग्रेन्स को रखा जाता था, सीरियल्स को रखा जाता था, अब वहां पर रिप्लेस कर दिया गया है और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सबसे बेस में रख दिया गया है। आगे देखो यहां पर बात हो रही है कि यहां पर जो सीरियल्स का इंटेक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। कितना है तो देखो अबाउट 50 to 70% इस समय हमारी पॉपुलेशन टोटल सीरियल का इंटेक कर रही है, जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा जो बॉडी होता है उसमें बहुत ज्यादा ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप की डायबिटीज जैसी डिजीजेस हमको हो रही हैं, ओबेसिटी जैसी डिजीजेस हमको हो रही हैं, ठीक है। तो इसको हमको रेस्ट्रिक्ट करना है कितने पर, 45% पर। तो इस गाइडलाइन में बेसिकली इस पर फोकस किया गया है कि सीरियल से जितने हमको यहां पर एनर्जी मिल रही है, मतलब जो भी हमारा इंटेक हो रहा है उसमें से 45% हमारा टोटल एनर्जी का सीरियल होना चाहिए, बाकी यहां पर अलग अलग टाइप के फूड ग्रुप्स होने चाहिए। क्लियर। आगे बातें हो रही है, देखो यहां पर 4 एनेक्सर्स को भी यहां पर डिफाइन किया गया है। इन एनेक्सर्स में क्या क्या चीजें बताई गई हैं कि जो आपका हाउस होल्ड यूटेंसिल होता है उसका यूज करके कैसे आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हो कि आप टोटल कितना डाइट को कंज्यूम कर रहे हो, क्योंकि हमको अब कैलकुलेटेड डाइट को कंज्यूम करना होगा अगर अलग अलग टाइप की डिजीज से बचना है तो। इसके साथ साथ यहां पर बात हो रही है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, अलग अलग फूड का क्या क्या ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है उसको भी यहां पर डिस्कस किया गया है एनेक्सर्स में। इसके साथ साथ बहुत सारे डाइट चार्ट को भी यहां पर रिलीज किया गया है। अब देखो ये जो टोटल आपकी ये जो बुक है इसको रिलीज किया है एनआईएन ने, और ये है 128 पेजेस की। अब ये जो बहुत ही ज्यादा इसमें इंफॉर्मेशन है इसको हम समराइज करके आपके सामने लाए हुए हैं। इसमें जो मेन पार्ट है जो कि जिस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, उन सारे पार्ट्स को हम यहां पर समराइज करके अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये तो हुई बात की हाइलाइट्स की जो कि आपके गाइडलाइंस में दी हुई हैं। आगे चलते हैं हम लोग। अब आगे देखिए यहां पर बात हो रही है कि करंट डाइट एंड न्यूट्रिशनल सिनेरियो क्या चल रहा है इंडियंस में, ठीक है। तो जैसे कि हमने बात किया था, अभी हमारे यहाँ जो सबसे वल्नरेबल सेगमेंट है उसमें जो इन्फेंट्स की और चाइल्डहुड की एज होती है उन पर कोई ध्यान नहीं देता है, ठीक है। उनका जो हेल्थ चेकअप होता है वो बहुत ही कम होता है। तो इसमें अगर हम बात करें तो हमारे कंट्री में माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज लगातार बढ़ती जा रही हैं, मतलब जो कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हमें बहुत कम अमाउंट में कंज्यूम करना होता है, उनकी डेफिशिएंसी डिजीजेस हमारे पॉपुलेशन में लगातार बढ़ रही है। उसमें भी अगर हम बात करें सबसे ज्यादा बढ़ने वाली डिजीज की तो वो है एनीमिया, यानी हमारी जो खून होती है उसमें कमी हो जाती है आरबीसीज की। तो एनीमिया का जो यहाँ पर पार्ट है, एनीमिया जो डिजीज है उसकी अगर हम बात करें तो अगर आप अलग अलग एजेस के चाइल्ड्स में देखेंगे कि कितना % उसमें चाइल्ड ऐसे हैं जो कि सफर कर रहे हैं एनीमिया से, तो अगर 1 to 4 ईयर एज ग्रुप के अगर आप बच्चों को देखोगे तो उसमें 40.6% बच्चे ऐसे हैं जो कि एनीमिया से सफर कर रहे हैं।
इसके साथ साथ अगर 5 to 9 एज के ग्रुप के लोगों को देखोगे तो 23.5% बच्चे हैं जो कि एनीमिया से सफर कर रहे हैं। इसके अलावा 10 to 19 एज ग्रुप जो होती है, जिसमें एडोलेसेंट एज आ जाती है, उसमें भी 28.4% बच्चे ऐसे हैं जो कि एनीमिया से सफर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है अगर देखा जाए तो। एनीमिया से सफर करने के पीछे का रीजन क्या है कि हमारी जो डाइट होती है उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयरन रिच फूड को कंज्यूम नहीं करते हैं। तो देखो यहां पर आयरन की डेफिशिएंसी परसेंट की बात की जाए तो देखो 32% है, 1 to 4 में 17% है, 5 to 9 में, और 10 to 19% है आपका, 21.5% है आपका 10 to 19 की एज में। ठीक है, तो ये मेजर कंसर्न है। और देखो आपका जो फोलेट होता है, जिसको आप विटामिन B9 कहते हो, इसकी भी डेफिशिएंसी से अलग अलग टाइप ऑफ एनीमिया देखने को मिलता है। तो इसकी भी लगातार कमी हो रही है हमारे पॉपुलेशन में। इसके अलावा देखो यहाँ पर विटामिन B12, विटामिन A, और इसके अलावा विटामिन D और जिंक, इन सब की डेफिशिएंसी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, और मेजर यहाँ पर पॉपुलेशन में ये सारी डेफिशिएंसीज देखने को मिल रही हैं। ठीक है, अब देखो कुछ ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं, ये भी आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलती है। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि ओवरवेट है, प्री डायबिटीज है, इसको सबको हम 1 to 4 एज के ग्रुप में यहां पर कंसीडर नहीं करते हैं, लेकिन 5 to 9 और 10 to 19 में अगर इसको कंसीडर किया जाए तो ये भी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि प्री डायबिटीज जो है वो यहां पर 10.3% एज वेल एज 10.4% टोटल पॉपुलेशन का देखने को मिल रहा है आपका। इसके साथ साथ देखो अगर हम बात करें यहां पर हाई एलडीएल की, तो ये भी यहां पर 3.3%, 3.8% आपको देखने को मिलता है। तो ये सब के सब जो चीजें आपको देखने को मिल रही है, एक मेजर कंसर्न यहां पर दिखाती है। ठीक है, ये ऐसा मेजर कंसर्न यहां पर दिखा रहा है कि इसकी वजह से आपकी जो पॉपुलेशन है उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बढ़ने के चांसेस हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में नहीं फैल सकती, या एक किसी भी पर्सन से दूसरे पर्सन में इजिली ट्रांसमिट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये जो डिजीजेस हैं इनमें से भी अगर पर्टिकुलरली बात किया जाए ओबेसिटी की या प्री डायबिटिक की, तो ये सारी डिजीजेस लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये है आपका एक करंट डाइट और न्यूट्रिशनल सिनेरियो जो कि बच्चों के केस में आपने देखा। क्लियर है? अब देखो अगर हम बात करें यहां पर जो अडल्ट पॉपुलेशन होती है उनकी, तो अडल्ट पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे मेंस का केस और वुमेन्स का केस, तो यहां पर आपको दो टाइप का डेटा देखने को मिलता है। एक है जो कि सर्वे के बेसिस पे था 2016 का डेटा, और दूसरा है 2021 का डेटा। और इसमें भी दोनों पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। मेंस का अलग है, वुमेन्स का अलग है। अगर हम बात करें मेंस में सीईडी की, सीईडी मतलब क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी की। एनर्जी का डेफिशिएंसी का मतलब है कि प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आप कंज्यूम नहीं कर रहे हो। तो इसकी अगर हम बात करें तो 2016 में 23.8% लोग ऐसे थे मेल में जो कि प्रॉपर एनर्जी को कंज्यूम नहीं कर रहे थे, प्रॉपर एनर्जी उनके अंदर नहीं मिल रही थी डिफरेंट काइंड ऑफ फूड से, जिसकी वजह से ये लोग मेल न्यूट्रिशन जैसी कंडीशन से सफर कर रहे थे। 21 में अगर हम बात करें तो यहां पर ये चीज बहुत ही कम हो गई है, 16.2 हो गई है। तो इससे ये पता चलता है कि हंगर इंडेक्स तो हमारा इंप्रूव कर रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले जो यहां पर एनर्जी डिफिशियंसी हुआ करती थी वो एक अच्छे लेवल पर गिरी है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन देखो कंसर्न वाली बात कहां पर आती है? कंसर्न वाली बात यहां पर आती है कि अगर आप ओवरवेट और ओबेसिटी की परसेंटेज की बात करोगे मेन के केस में, तो 21.9 था 2016 में, 22.9 अभी हो गया है। तो ये बढ़ रहा है, मतलब हमारे अंदर ओबेसिटी जो होती है, मोटापा जो होता है, वो बढ़ रहा है मेल्स के केस में। ठीक है, हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो 24% हो गया है, जो कि 20.2% हुआ करता था 16 में। तो हाइपरटेंशन जैसी डिजीज भी बढ़ रही है। इसके अलावा डायबिटीज की अगर हम बात करें, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज की, तो ये बहुत ज्यादा बढ़ी है। पहले जहां 10.5% थी या 15.6% हो गई है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। अब इसके अलावा देखो एब्डोमिनल ओबेसिटी की बात करें तो जो यहाँ एब्डोमिनल एरिया होता है उसमें जब ज्यादा ओबेसिटी हो जाती है, जो कि इंडियन मेल्स में ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये पहले 55.5 था, अभी 47.7 है। तो इसमें थोड़ा सा हमें अच्छाई देखने को मिलती है, इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो देखो यहां पर एक मेजर कंसर्न की बात आपको देखने को मिली मेंस के केस में। लेकिन देखो वुमेन्स के केस में अगर देखा जाए तो ये डेटा थोड़ा सा अच्छा है। इस डेटा को देख करके थोड़ा सा ये साबित होता है कि वुमेन्स ने अपने हेल्थ पर काफी वर्क किया है पिछले कई सालों में। ठीक है, अगर हम बात करें 2016 की, तो जो यहां परसेंटेज हुआ करता था क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी का, जो कि 23% था, तो अब वो 18.7 पे आ गया है। ये अच्छी बात है। इसके अलावा जो यहां पर ओवरवेट का डेटा हुआ करता था, 28.7% वुमेन्स में ओवरवेट का डेटा हुआ करता था, ओवरवेट हुआ करती थी, जो कि 24 पे आ गया है। तो इसका मतलब जो ओवरवेट वुमेन्स है उनकी संख्या कम हो रही है। इसके अलावा देखो हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें तो पहले जो 15.3% थी वो 21.3 है, ये थोड़ा सा यहां पर बढ़ा है।
हाइपरटेंशन की बीमारी यहां पर महिलाओं में बढ़ी है और पुरुषों में भी बढ़ी है, जो कि एक कंसर्न का विषय है। ठीक है, आगे देखो डायबिटीज की अगर हम बात करें टाइप 2 की स्पेशली, तो वो भी यहां पर महिलाओं के केस में देखने को मिलता है कि बढ़ी है, जो कि पहले 9.7 थी, अभी ये 13.5 हो गई है, तो ये भी एक मेजर कंसर्न है। अब इसके अलावा देखो एब्डोमिनल ओबेसिटी की बात करें तो 63.5 जो थी अब वो 56.7 हो गई है। तो देखो मेजर कंसर्न आपको कहां पर देखने को मिल रहा है? मेजर कंसर्न आपको इसी दोनों डेटा में देखने को मिल रहा है। एक ये डेटा है जो कि है हाइपरटेंशन का, और दूसरा डेटा है आपका डायबिटीज का। और ये ऐसी बीमारियां हैं जो कि ज्यादातर होती हैं डाइट की वजह से। ठीक है, जो आप डाइट को कंज्यूम कर रहे हो उसमें किस चीज को खा रहे हो, कौन सी चीज आपके बॉडी में जा रही है और क्या इंपैक्ट कर रही है, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस को कैसे कॉज कर देती है, डायबिटीज जैसी डिजीजेस को कैसे कॉज कर देती है, तो ये होता है आपका मेजॉरिटी में डाइट की वजह से। ठीक है, तो ये एक टाइप का डेटा हुआ जो कि एडल्ट्स के केस में हुआ। अब आगे देखिए यहां पर हम बात करते हैं गाइडलाइंस के बारे में। गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो इसको वन बाय वन हम यहां पर कवर करने वाले हैं। पहले गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो यहां पर बताया गया है बैलेंस डाइट के बारे में। बैलेंस डाइट का मतलब यह होता है कि वैरायटी ऑफ फूड को आपको कंज्यूम करना है, किसी भी चीज को ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना है, किसी भी चीज को कम अमाउंट में नहीं लेना है, प्रॉपर उसका जो क्वांटिटी होना चाहिए उसी में आप उसको कंज्यूम करो। इसमें भी स्पेशली यहां पर फोकस किया गया है एनिमल ओरिजिन वाले फूड को और न्यूट्रिएंट रिच फूड को। एनिमल ओरिजिन के फूड को यहां पर इसलिए ज्यादा बोला गया है कि आप कंज्यूम करो क्योंकि उनकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्लांट ओरिजिन वाले फूड। ठीक है, अब एनिमल ओरिजिन वाले फूड में आपका एग आ जाता है, मीट आ जाता है, एज वेल एज डेयरी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। तो उनमें से आप किसी भी चीज को कंज्यूम करके जो यहाँ पर प्रोटीन की क्वांटिटी होती है या अलग अलग टाइप के यहाँ पर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज होती हैं तो उनको फुलफिल कर सकते हो। सेकंड अगर हम बात करें सेकंड गाइडलाइन की, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इंश्योर प्रोविजन ऑफ एक्स्ट्रा फूड एंड हेल्थ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एज वेल एज लैक्टेशन। तो देखो जो प्रेग्नेंट मदर्स होती हैं और ऐसी मदर्स जो कि फीड कराती हैं अपने बेबीज को आफ्टर द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी, उनकी यहां पर बात की जा रही है, उनके बारे में बताया गया है। उनके बारे में यह बताया गया है कि इनको एडिक्वेट कंजम्पशन करना चाहिए कुछ चीजों का। जैसे फूड्स की अगर हम बात करें तो उसमें EFA दैट इज एसेंशियल फैटी एसिड रिच फूड और EAA दैट इज एसेंशियल अमीनो एसिड रिच फूड को ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना चाहिए। इसके अलावा उनको कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए। सप्लीमेंट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर IFA सप्लीमेंट्स को यहाँ पर रिकमेंड किया गया है। IFA सप्लीमेंट्स होते हैं आयरन एंड फोलिक एसिड रिच सप्लीमेंट्स। तो IFA सप्लीमेंट्स में जनरली देखा जाता है कि 60 mg के आसपास आयरन होता है और 0.5 mg के आसपास यहाँ पर फोलिक एसिड देखने को मिलता है। तो इसके सप्लीमेंट्स को कब से लेना चाहिए ये भी बताया गया है। 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से इसको लेना चाहिए, मतलब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वहां से इसको लेना चाहिए। उसके साथ साथ यहाँ पर जो 6th मंथ होता है लैक्टेशन का, मतलब लैक्टेशन का जब तक पीरियड चलता है 6 मंथ का, शुरुआत का जो 6 महीना होता है तब तक इनको ऐसे सप्लीमेंट्स को लेना चाहिए और ऐसे फूड्स को कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो अगली गाइडलाइन है थर्ड गाइडलाइन, जिसमें कि बताया गया है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है कि कॉन्टिन्यूसली आपको ब्रेस्ट फीड कराना है अपने बच्चे को। कब तक के लिए? अबाउट 6 मंथ्स के लिए। और इन 6 मंथ्स में वाटर भी नहीं देना होता है बेबी को। यह साफ साफ लिख रखा है इस गाइडलाइन में कि शुरुआत के 6 महीने में आपको बेबी को वाटर भी नहीं फीड करना है, सिर्फ और सिर्फ मिल्क को ही फीड करना है, मदर्स मिल्क को ही फीड करना है। क्योंकि मदर्स मिल्क जो होता है उसमें कोलेस्ट्रम का अमाउंट अच्छा होता है इनिशियल डेज में, जिससे कि जो बेबी होता है उसमें ज्यादा से ज्यादा एंटीबॉडीज जाती हैं, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। एज वेल देखो यहां पर जो इन्फेंट्स होते हैं अगर उनमें बेस्ट फीडिंग नहीं कराई गई तो उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस भी कॉज हो सकती हैं, इसलिए इसको ज्यादा इंफेसाइज किया गया है। ठीक है, तो यहां पर बताया गया कि कोई भी अदर फीड आपको नहीं देना है, नॉट इवन वाटर भी बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है, और इन्फेंट जो होते हैं उनमें ज्यादा डिजीज का रिस्क हो जाता है अगर उनमें ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई जाती है। तो कौन कौन सी डिजीज हैं? तो इसमें बहुत सारे काइंड ऑफ डिजीज हैं, जैसे कि आगे चल के ओबेस्ड हो जाना, ठीक है, डायबिटीज जैसी कंडीशन बन जाना। तो ये होता है ऐसे बच्चों में, ज्यादातर केसेस में देखने को मिला है जो कि बचपन में ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते अपनी मदर का। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं फोर्थ गाइडलाइन की। तो यहां पर बताया जा रहा है कि स्टार्ट फीडिंग होममेड सेमी सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्री फूड। कब से आपको सेमी सॉलिड कॉम्प्लीमेंट्री फूड देना है बच्चे को? जब वो बच्चा 6 मंथ्स के बाद का एज का हो जाए। ठीक है, 6 महीने के बाद से आप उसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स देना शुरू कर सकते हो। ठीक है, इन फूड्स में अगर हम बात करें तो सेमी सॉलिड फॉर्म में आप दे सकते हो, किसी भी फ्रूट्स को यहां पर आप पल्प फॉर्म में कन्वर्ट करके दे सकते हो बच्चे को। होममेड कॉम्प्लीमेंट्री फूड की यहां पर बात हो रही है और ज्यादा से ज्यादा बार यही चीज बताई गई कि आपको होममेड फूड्स ही देने हैं, किसी भी टाइप के सप्लीमेंट्स आपको नहीं देने होते हैं। प्रोटीन के केस में यहां पर बताया गया किसी भी टाइप का पाउडर नहीं देना होता है, किसी भी टाइप का कमर्शियल प्रोडक्ट आपको किसी को भी नहीं देना है। ठीक है, तो देखो यहां पर बताया गया कि 2 to 4 टाइम्स अ डे
लिमिट यूज ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, मतलब 2 से 4 बार आपको यहां पर देना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फूड को, और उस फूड में आपको ध्यान देना है कि सॉल्ट और शुगर का अमाउंट कम होना चाहिए। आगे देखो बात हो रही है 5th गाइडलाइन की, तो यहां पर बोला गया है कि एडिक्वेट और एप्रोप्रिएट डाइट देना है चिल्ड्रन को जब वो एडोलेसेंट एज में चले जाते हैं। ठीक है, एडोलेसेंट एज में जब जाते हैं तो उनमें एक चीज और बताई गई है कि उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, आपको ज्यादा से ज्यादा उनको फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने दीजिए, जिससे कि उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखो यहां पर रेस्ट्रिक्ट करना है HFSS फूड को। HFSS का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर रिच फूड। ठीक है, इसका मतलब होता है हाई फैट सॉल्ट एंड शुगर रिच फूड। क्लियर है? तो ऐसे फूड को आपको रेस्ट्रिक्ट करके रखना है, कम से कम देना है। आगे देखो 6th गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो यहां बताया जाता है कि प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स और लेग्यूम्स को कंज्यूम करना है। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह को कंज्यूम करते हो तो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फाइबर आपको मिलता है और कम से कम अमाउंट में आपको यहां पर कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है ऐसे फूड्स में। और यहां पर एक चीज और बताई गई है कि रूट वेजिटेबल को यहां पर ट्यूबर से रिप्लेस करना है, क्योंकि ट्यूबर जैसे कि पोटैटो हो गया, इन सब में ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है, स्टार्च का कंटेंट ज्यादा मिलता है। इसकी वजह से बहुत ही जल्दी ये हमारे बॉडी में जाने के बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। जबकि अगर हम ट्यूबर्स की बात करें तो उसमें फाइबर का कंटेंट ज्यादा होता है, मिनरल्स का कंटेंट अच्छा होता है, अलग अलग विटामिन्स का कंटेंट अच्छा होता है, इसलिए इसको रिप्लेस करने को बोला गया। आगे देखो हम बात करते हैं 7th गाइडलाइन की, तो यहां पर बताया जा रहा है कि ऑयल फैट को आपको यूज करना है मॉडरेशन में। किसी भी चीज को अगर आपको यहां पर पकाना है, कैसे भी टाइप के फूड को, तो वहां पर आप ऑयल का यूज करते हो तो उस ऑयल को आप मॉडरेट लेवल पर यूज करो, बहुत ज्यादा आपको यूज नहीं करना है। और खास करके यहां बताया गया है कि जो PUFA होता है, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उनको आप मॉडरेटली यूज कर सकते हो। और जो आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसको आपको लिमिट करके रखना है, बहुत ही कम से कम यूज करना है। और हाइड्रोजनेटेड फैट को तो बिल्कुल अवॉइड ही कर देना है, एज वेल एज जो ट्रांस फैटी एसिड्स वाले फूड्स होते हैं उनको बिल्कुल ही अवॉइड कर देना है। क्लियर? अब देखो 8th गाइडलाइन क्या कह रही है? ये कह रही है कि ऑब्टेन गुड क्वालिटी प्रोटीन, अच्छे क्वालिटी के प्रोटीन आपको ऑब्टेन करने होते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स के लिए, क्योंकि एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कि आपकी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, इनको आपको लगातार बाहर से लेना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। तो इसलिए यहां पर बोला गया है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है। और देखो सीधे सीधे बात लिखी हुई है कि अवॉइड प्रोटीन सप्लीमेंट टू बिल्ड मसल मास। मसल मास को अगर बढ़ाना है तो प्रोटीन सप्लीमेंट को अवॉइड करिए, बिल्कुल भी किसी भी टाइप के वे प्रोटीन पाउडर वगैरह को आपको खाने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये चीज क्यों कह रही है गवर्नमेंट? इसलिए कह रही है क्योंकि इससे मसल का मास आपको जल्दी डेवलप होते हुए तो मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको किडनी डैमेज जैसी डिजीज देखने को मिलती है, बोन का डीमिनरलाइजेशन बहुत ही तेजी से होने लगता है। तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं उसके साइड इफेक्ट के रूप में। इस वजह से आपको बिल्कुल भी प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि NIN बहुत ज्यादा रिसर्च करती है तभी ऐसे डेटास को पब्लिश करती है। आगे देखो अब बात हो रही है 9th गाइडलाइन की। यहां बताया गया है कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, ठीक है, जिससे कि एब्डोमिनल ओबेसिटी कम हो सके, क्योंकि इंडियंस में ना एब्डोमिनल ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। हमारा जो एब्डोमिनल एरिया होता है यहां पर हम ज्यादा ओबेस्ड होते हैं एज कंपेयर टू बाकी का जो हमारा बॉडी पार्ट होता है। ठीक है, तो एब्डोमिनल ओबेसिटी को कम करना है, इसके साथ साथ जो ओवरवेट की सिचुएशन है उसको भी कम करनी है, और ओवरऑल ओबेसिटी जो है उसको भी यहां पर मेंटेन करके रखना है, कम करना है। क्योंकि अभी आपने पीछे देखा था कि मेल्स के केस में ओबेसिटी के यहां पर जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं ईयर वाइज। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हुई आपकी टोटल 9 गाइडलाइंस। 10th की अगर हम बात करें तो इसकी बात की जाए तो यहां पर बताया जा रहा है कि फिजिकली एक्टिव रहना है, आपको एक्सरसाइज रेगुलरली करनी है जिससे कि अच्छी हेल्थ आपकी मेंटेन रहे। 11th गाइडलाइन कह रही है कि आपको सॉल्ट का इंटेक कम कर देना है और आपको 5 ग्राम सॉल्ट पर डे यहां पर कंज्यूम करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। अगर इसकी बात करें तो आप इसको 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट भी बोल सकते हो। और आयोडाइज सॉल्ट का कंजम्पशन करना है, इस चक्कर में नहीं रहना है कि हमको पिंक सॉल्ट का कंजम्पशन करें या अलग अलग टाइप के सॉल्ट का कंजम्पशन करें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे होते हैं मिनरल वाइज, क्योंकि उनमें मिनरल वाइज भले ही अच्छे होते हो, लेकिन आयोडीन अगर नहीं प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जाने के बाद आयोडीन की डेफिशिएंसी को कॉज कर सकते हैं और उसकी डेफिशिएंसी से गॉइटर जैसी डिजीजेस हो भी सकती हैं। ठीक है, आगे 12th गाइडलाइन की अगर हम बात करें तो यहां पे बताया जा रहा है कि सेफ और क्लीन फूड को कंज्यूम करना है। किसी भी फूड को कंज्यूम करने से पहले उसको अच्छी तरह से वॉश वगैरह कर लेने हैं। ठीक है, और अगर आप यहां पर अलग अलग टाइप के फूड प्रोडक्ट को एक साथ रख रहे हो रेफ्रिजरेटर में तो उसको अलग अलग शेल्फ पर रखना है। बेसिकली अगर बात की जाए तो यहां पर जो FSSAI ने ऑलरेडी फूड से रिलेटेड रेगुलेशंस को बताया था उसको यहां पर कोट कर रही है NIN। ठीक है, आगे यहां पर 13th गाइडलाइन की बात करें तो यहां पर बताया जा रहा है कि एप्रोप्रिएट प्री कुकिंग और कुकिंग मेथड को आपको इस्तेमाल करना है। अगर आपने सपोज दैट किसी भी चीज को पील ऑफ कर लिया है, यानी उसका छिलका उतार दिया है उसको खाने से पहले,
या पकाने से पहले। तो छिलका उतारने के बाद आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए सोक करके नहीं रखना है, क्योंकि उसमें सारे के सारे मिनरल्स और विटामिन लीच आउट हो जाएंगे। इसके अलावा देखो, कभी भी पील्ड फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वो वॉश नहीं करना होता है, ठीक है। अगर आपको वॉश करके खाना है तो आप पहले वॉश कर लो, ठीक है। यही सारी चीजें यहां पर बताई गई हैं। आगे 14th गाइडलाइन कह रही है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर आपको कंज्यूम करना है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको दिन भर में चाहिए होता है। तो यहां बताया गया 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, 8 ग्लास आपको पानी रोज पीना है। अगर अमाउंट की बात की जाए तो 2 लीटर पर डे यहां पर कंपलसरी है, इतना तो पीना ही पीना है, इसके अलावा आप एक्स्ट्रा पी सकते हो, ठीक है। प्रेफर बटर मिल्क, कोकोनट वाटर, ये सारी बातें की गई क्योंकि ये न्यूट्रिशनली रिच होते हैं ये लिक्विड्स। और यहां पर यह भी बताया गया है कि जो जूसेस होते हैं उनको कम से कम कंज्यूम करना है, वोल फ्रूट्स जो होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना है, ठीक है। आगे देखो, 15th गाइडलाइन कह रही है कि मिनिमाइज द कंजम्पशन ऑफ 15th गाइडलाइन कह रही है मिनिमाइज द कंजम्पशन ऑफ हाई फैट को कम करिए, शुगर को कम करिए, सॉल्ट को कम करिए। HFSS का मतलब ही यही है कि हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट, ठीक है। इसका कंजम्पशन कम से कम करना है। और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड जो होते हैं उनको भी यहां पर कम से कम आपको कंज्यूम करना है, ठीक है। आगे 16th गाइडलाइन क्या कह रही है कि यहां पर न्यूट्रिएंट रिच फूड जो होते हैं उनको एल्डर्स की डाइट में आपको बढ़ाना है। एल्डर्स कौन है? एल्डर्स वो लोग हैं जो बुजुर्ग अवस्था में आ गए हैं। 50 ईयर के बाद वाली एज जो होती है वो वो एल्डर्स की एज होती है, ठीक है। तो इन एल्डर्स में क्या करना है कि इनमें न्यूट्रिशनली रिच फूड को आपको प्रोवाइड कराना है, जिससे कि वो हेल्दी रहें और उनकी हेल्थ प्रॉपरली मेंटेन रहे। आगे 17th और लास्ट गाइडलाइन क्या कह रही है कि जब भी आप किसी भी फूड प्रोडक्ट को खरीदने जाते हो तो उसके लेबल्स को बहुत ही ज्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है। और फूड चॉइसेस से पहले आपको उनके लेबल्स पे जाकर के, खास करके उनमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है, उसका अमाउंट क्या है, इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ने के बाद तब आपको उसको यहां पर परचेज करना होता है। तो ये हो गई आपकी टोटल 17 गाइडलाइंस जो कि रिलीज करी गई थी। बहुत ही बेसिक सी गाइडलाइंस है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो बेसिक सी चीजें हैं ना, यही हमारे इंडियन पॉपुलेशन में लोगों को नहीं पता होती हैं, और ना पता होने की वजह से अलग अलग टाइप के डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो आगे क्या बातें हो रही है। आगे हमने अभी बताया था कि आपका जो फूड ग्रुप है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। तो फूड ग्रुप में कौन कौन से चेंजेस आए हैं इसको हम देखते हैं। देखो, ये है आपका पहले का फूड ग्रुप जो कि है ओल्ड गाइडलाइन के थ्रू। ओल्ड गाइडलाइन में देखो यहां पर 5 फूड ग्रुप देखने को मिलता था। फर्स्ट था सीरियल्स, ग्रेन्स एंड प्रोडक्ट, दूसरा था पल्सेस एंड लेग्यूम, तीसरा था मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स, चौथा था आपका यहां पर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पांचवा था यहां पर आपका फैट्स एंड शुगर्स, ठीक है। तो ये सब आप जितने भी यहां पर आप देख रहे हो ये 5 फूड ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। इसको आपने ऑलरेडी कभी ना कभी जरूर पढ़ा होगा। तो अभी तक एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा जाता था तो उसमें 5 फूड ग्रुप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, FSSAI के एग्जाम में खास करके। अब जब क्वेश्चन बनेगा, और FSSAI यहां पर जब भी क्वेश्चन बनाती है तो उसके जो डेटाज होते हैं वो यहां पर बहुत ही न्यू होते हैं, वो कभी भी ओल्ड पैटर्न को फॉलो नहीं करती है। तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि फूड ग्रुप से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा अपकमिंग एग्जाम में, ठीक है। ये जो फूड ग्रुप है उसको पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है, और अब टोटल 10 फूड ग्रुप हो चुके हैं। फर्स्ट की आप अगर बात करोगे तो फर्स्ट है आपका सीरियल्स एंड मिलेट्स, ठीक है। सेकंड है आपका पल्सेस। अब देखो, पहले यहां पर सीरियल्स, ग्रेन्स और प्रोडक्ट्स को एक साथ रखा गया था, पल्सेस को भी उसी में रखा गया था, लेकिन सीरियल्स एंड मिलेट्स को अलग कर दिया गया, पल्सेस को अलग कर दिया गया। आगे देखो, थर्ड है आपका वेजिटेबल्स, ठीक है। फोर्थ है आपका नट्स, ऑयल सीड्स, ऑयल्स एंड फैट्स। फिफ्थ है आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। अब देखो, वेजिटेबल्स को अलग रखा गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल के लिए एक नया कॉलम बना दिया गया, ठीक है। आगे देखो, फ्रूट्स जो हुआ करते हैं उनके लिए भी नया कॉलम बन गया है यहां पर। उसके अलावा डेयरी के लिए नया कॉलम देखने को मिलेगा। रूट्स एंड ट्यूबर्स जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके लिए अलग कॉलम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखो, फ्लैश फ्रूट्स जो होते हैं, फ्लैश फूड्स, मीट प्रोडक्ट्स, उसके लिए अलग कॉलम देखने को मिलेगा। और स्पाइसेस एंड हर्ब्स का भी यहां पर एक नया कॉलम देखने को मिल रहा है। उसके क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं वो आपको यहां पर साइड में देखने को मिल रहे होंगे, तो इनको आप डिटेल में यहां पर पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट बात यही है कि यहां पर जो जो चीजें नई आई हैं, नए तौर पे इंक्लूड की गई हैं, उनको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, या तो पूछेगा कि यहां पर 5th फूड ग्रुप में किसको रखा गया है, या तो यहां पर यह चीज पूछेगा कि टोटल फूड ग्रुप सब कितने हो गए हैं, ठीक है। तो इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा अपकमिंग एग्जाम्स में। ये हो गई आपके यहां पर फूड ग्रुप्स की बात, ये आपको बहुत ही ध्यान से अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखो, यहां पर हम लास्टली बात कर लेते हैं कि जो आपका पिरामिड है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये है आपके सामने ICMR NIN का ओल्ड फूड गाइड पिरामिड, और इधर वाला है आपका न्यू फूड गाइड पिरामिड। इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो देखो, यहां पर बेस में
बेस में जो भी चीजें होती हैं उनको सबसे ज्यादा अमाउंट में खाना होता है, और ऊपर जो टिप होता है उस पर जो भी चीजें होती हैं उनको सबसे कम अमाउंट में खाना होता है। बेस पे देखो यहां पर पहले किस किस चीज को इंक्लूड किया गया था, तो यहां पर सीरियल्स थी, पल्सेस थी, इसके अलावा जो मिल्क प्रोडक्ट्स हुआ करते थे, डेयरी प्रोडक्ट्स, वो भी यहां पर बेस में इंक्लूड किए गए थे, यानी सबसे ज्यादा आपको इन्हीं को खाना होता है। बट नए वाले पिरामिड में यहां पर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को रख दिया गया है सबसे बेस में, यानी सबसे ज्यादा अमाउंट में आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट को कंज्यूम करना है। वेजिटेबल्स की बात करें तो 400 ग्राम और फ्रूट्स की बात करें तो 100 ग्राम कंज्यूम करना है। देखो कौन सी चीज का कितना क्वांटिटी कंज्यूम करना है, इसके लिए ऑलरेडी यहां पर माई प्लेट फॉर द डे को रिलीज किया था आईसीएमआर एनआईएन ने ही। माई प्लेट फॉर द डे का एक सेपरेट वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा इसी चैनल पर, तो आप उसको जाकर के देख सकते हो। आगे देखो यहां पर बात करते हैं सेकेंड लेवल की, तो आपको सबसे ज्यादा जिस चीज को खाना है उसके बाद कौन सी चीज है जिसको यहां पर सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करना होता है। तो सेकंड नंबर पर पहले था फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो कि अब हो गया है सीरियल्स एंड न्यूट्री सीरियल्स। तो देखो ये पूरा का पूरा यहां पर चेंज कर दिया गया है। देखो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो कि पहले सेकंड नंबर पर थे उनको फर्स्ट पे ला दिया गया है, तो ये एक मेजर चेंज देखने को मिल रहा है। आगे देखो यहां पर थर्ड अगर बात करें तो कौन सी चीज है जिनको मॉडरेटली कंज्यूम करना होता है, तो इसमें आपको मीट प्रोडक्ट्स एज वेल एज जो ऑयल्स एंड फैट्स के प्रोडक्ट्स होते थे उनको मॉडरेटली कंज्यूम करना होता है, ये बात बताई गई थी। अब इसकी जगह यहां पर बताया गया है कि जो आपका डेयरी प्रोडक्ट है और पल्सेस और लेग्यूम्स जो हैं उनको आपको यहां पर मॉडरेटली कंज्यूम करना होता है। कितना अमाउंट, मिल्क और कर्ड की अगर हम बात करें या डेयरी प्रोडक्ट की बात करें तो 300 ml पर डे आपको कंज्यूम करना है। पल्सेस एंड लेग्यूम्स की अगर हम बात करें तो 85 ग्राम पर डे आपको यहां पर कंज्यूम करना है। लास्टली देखो आपको यहां पर टिप पर क्या रखा गया है, टिप पर पहले यहां पर आइसक्रीम को रखा गया था, या आप कह सकते हो कि जो आपके फास्ट फूड एज वेल एज जो स्वीट वाले फूड्स होते हैं उनको यहां पर टिप में रखा गया था। लेकिन अभी यहां पर टिप पे क्या रखा गया है, टिप पे अभी यहां पर आपको देखने को मिलेगा जो फैट या फैट रिच प्रोडक्ट्स होते हैं वो एज वेल एज यहां पर जो शुगर रिच प्रोडक्ट होते हैं वो यहां पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि क्या एक मेजर चेंज आया है। इस मेजर चेंज को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि फूड गाइड पिरामिड से भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और श्योर है कि इस जो आपने यहां पर ये लेक्चर देखा इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे जाएंगे अपकमिंग एफएसएसएआई से रिलेटेड एग्जाम में। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये था आज आपका वीडियो जिसमें हम लोगों ने नई डाइटरी गाइडलाइन के बारे में यहां पर डिस्कशन किया, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें थी जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस है उसके बारे में डिस्कस किया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू।